तो आज हम पढ़ेंगे नर्सिंग मैनेजमेंट का टॉपिक जो कि पेशेंट क्लासिफिकेशन सिस्टम है। तो फर्स्ट हम डेफिनेशन पढ़ते हैं। अ पेशेंट क्लासिफिकेशन सिस्टम इज़ अ मेथड ऑफ ग्रुपिंग और डिवाइडिंग पेशेंट इलनेस अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट ऑफ द नर्सिंग केयर। तो पेशेंट क्लासिफिकेशन सिस्टम एक ऐसा मेथड है जिससे हम पेशेंट को ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं अकॉर्डिंग टू देयर इलनेस। जैसी पेशेंट की कंडीशन है उस अकॉर्डिंग हम पेशेंट को डिवाइड कर देते हैं। डिटरमाइनिंग द नंबर ऑफ द स्टाफ रिक्वायर्ड फॉर द इलनेस ऑफ द पेशेंट दैट प्रोवाइड क्वालिटी केयर नर्सिंग। पेशेंट क्लासिफिकेशन सिस्टम के मेथड की वजह से हमें यह पता चलता है कि हमें कितने स्टाफ की ज़रूरत है पेशेंट को केयर प्रोवाइड करने के लिए और उसे क्वालिटी ऑफ नर्सिंग केयर प्रोवाइड करने के लिए। तो इसके बाद हम पढ़ेंगे इंपॉर्टेंस ऑफ पेशेंट क्लासिफिकेशन सिस्टम। फर्स्ट है इंप्रूव द सेटिस्फेक्शन ऑफ द पेशेंट बाय प्रोवाइडिंग रिक्वायर्ड। जो पेशेंट है उसको सेटिस्फाई करेंगे अपनी केयर से, उसको हम केयर प्रोवाइड करेंगे जो भी उसको रिक्वायर्ड होगी। इन्हेंस स्टाफ सेटिस्फेक्शन बाय रिड्यूसिंग वर्कलोड। जो स्टाफ है उन पे हम वर्कलोड कम कर देंगे, इसकी वजह से उनको सेटिस्फाइड फील होगा। इट हेल्प्स टू मॉनिटर द क्वालिटी ऑफ नर्सिंग केयर। जो पेशेंट क्लासिफिकेशन सिस्टम है वो क्वालिटी ऑफ नर्सिंग केयर को मॉनिटर करने में भी हेल्प करता है। इकोनॉमिकली टू यूज़ ऑब्जेक्टिव ओरिएंटेड ईजी टू अंडरस्टैंड इट फॉलो ग्लोबल स्टैंडर्ड ऑफ नर्सिंग केयर। जो पेशेंट क्लासिफिकेशन सिस्टम होता है वो ग्लोबल स्टैंडर्ड ऑफ नर्सिंग केयर को फॉलो करता है। इट हैज़ टू प्रोवाइड क्लियर डाटा ऑन ईच पेशेंट। यह हमें किसी भी पेशेंट के बारे में डाटा प्रोवाइड करने का काम करता है। इसके बाद हम पढ़ेंगे कंपोनेंट्स एंड कैटेगरीज ऑफ पेशेंट क्लासिफिकेशन सिस्टम। देयर आर 5 कैटेगरीज ऑफ पेशेंट्स बेस्ड ऑन पेशेंट रिक्वायरमेंट एंड इलनेस। हमारे पास 5 कैटेगरीज है बेस्ड ऑन पेशेंट रिक्वायरमेंट्स एंड इलनेस के अकॉर्डिंग हमने उसे कैटेगराइज किया है। द सिस्टम वी आर फॉलोइंग टू कैटेगराइज द पेशेंट इज प्रोटोटाइप सिस्टम ऑफ पेशेंट क्लासिफिकेशन। जो सिस्टम हम फॉलो करते हैं उसका नाम है प्रोटोटाइप सिस्टम ऑफ पेशेंट क्लासिफिकेशन सिस्टम। तो हमारे पास 5 कैटेगरी है पेशेंट की। तो हमारी फर्स्ट कैटेगरी है, दिस इज़ द फर्स्ट कैटेगरी ऑफ पेशेंट विद कंप्लेन ऑफ एक्यूट इलनेस, नो क्रॉनिक कॉम्प्लिकेशन, नो डिसेबिलिटीज़ एंड लेवल ऑफ फंक्शनिंग इज़ नॉर्मल। तो फर्स्ट कैटेगरी में जो पेशेंट है वो एक्यूट इलनेस है, उसको एक एक्यूट इलनेस है जिसमें भी कोई भी क्रॉनिक कॉम्प्लिकेशंस नहीं है और डिसेबिलिटीज़ भी नहीं है और लेवल ऑफ फंक्शनिंग जो है पेशेंट की वो नॉर्मल है। तो गोल इसका क्या होगा? एलिमिनेट माइनर डिजीज़ कम्प्लीटली फ्रॉम देयर बॉडी। तो हमारा गोल होगा कि जो पेशेंट है उसके बॉडी से हम कम्प्लीटली उसके डिजीज़ को एलिमिनेट कर दें। फिर ड्यूरेशन क्या होगा केयर प्रोवाइड करने का नर्स का? द नर्स टेकिंग केयर ऑफ द कैटेगरी फर्स्ट पेशेंट मस्ट बी स्पेंड टाइमिंग ऑफ 1 to 2 आवर पर डे। तो जो नर्स होगी वो 1 to 2 आवर पेशेंट का केयर करेगी। सेकेंड कैटेगरी, इन दिस कैटेगरी पेशेंट हैज़ कंप्लेंट्स ऑफ क्रोनिक इलनेस, लेस डिसेबिलिटीज़ एंड लेस डिपेंडेंसी। तो जो सेकंड कैटेगरी है इसमें पेशेंट होगा उसको एक क्रोनिक इलनेस है, पेशेंट जो है वो लेस डिसेबल है, मतलब डिसेबिलिटीज़ है उसको लेकिन पूरी तरीके से नहीं, और पेशेंट जो है वो लेस डिपेंडेंसी, मतलब उसको डिपेंडेंसी भी कम है, वो दूसरे के ऊपर ज़्यादा डिपेंड नहीं है क्योंकि उसे डिसेबिलिटी थोड़ी है तो वो थोड़ा डिपेंड है दूसरों के ऊपर, वो जनरल अपना जो काम होता है वो अपने से कर लेता है। फिर गोल होगा मैनेजिंग द हेल्थ इलनेस विद द हेल्प ऑफ पेशेंट एंड फैमिली विदाउट एनी एजेंसी सपोर्ट। तो इसका गोल होगा कि जो पेशेंट की जो इलनेस है उसको हम सही करें विद द हेल्प ऑफ पेशेंट एंड फैमिली विदाउट एनी एजेंसी सपोर्ट, मतलब हमें इसे किसी बाहर के एजेंसी के सपोर्ट लेने की ज़रूरत नहीं है। ड्यूरेशन, इट इज़ इन दिस कैटेगरी नर्स मस्ट बी स्पेंड 3 to 4 आवर पर डे विद पेशेंट। तो जो नर्स होगी वो 3 to 4 आवर पर डे पेशेंट को केयर प्रोवाइड करेगी। उसके बाद है हमारी कैटेगरी थर्ड, हियर द पेशेंट विद कंप्लेंट्स ऑफ क्रोनिक इलनेस, क्रोनिक डिसेबिलिटीज एंड कंप्लीट डिपेंडेंसी। तो इसमें जो पेशेंट है उसको एक क्रोनिक डिजीज़ है और वो जो पेशेंट है वो कम्प्लीटली क्या है, डिसेबल है। क्रोनिक उसको डिसेबिलिटी है और बहुत लंबे समय से वो डिसेबल है और कंप्लीट डिपेंडेंट है दूसरों के ऊपर। हियर द पेशेंट विल नॉट कम बैक टू द नॉर्मल। जो पेशेंट है वो अपने नॉर्मल स्टेट में, जो नॉर्मल उसका स्टेट है डिजीज़ के पहले वाले उस स्टेट में वो कभी नहीं जा पाएगा क्योंकि उसको एक क्रोनिक इलनेस है जो कि, और वो बहुत दिनों से वो डिसेबल भी है। हियर द सीवियरिटी ऑफ इलनेस कैन बी रिड्यूस एंड इंक्रीज फंक्शनिंग लेवल इन डेली लाइफ। इधर क्या कर सकते हैं हम, जो इलनेस है उसकी सीवियरिटी को थोड़ा कम कर सकते हैं और जो पेशेंट है उसको डेली जो नॉर्मली फंक्शन, डे टू डे जो नॉर्मल फंक्शन होता है उसको हम कराने की कोशिश कर सकते हैं, जैसे कि टॉयलेट जाना, ब्रश करना, खाना खाना, इतना मतलब हम उसे करा सकते हैं। फिर उसके बाद गोल है रिहेबिलिटेशन सर्विसेज मैक्सिमम लेवल विदाउट एनी एजेंसी सपोर्ट। तो हम जो पेशेंट है उसको रिहेबिलिटेशन सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हैं लेकिन विदाउट एनी एजेंसी सपोर्ट।
फिर ड्यूरेशन क्या है, द नर्स मस्ट बी स्पेंड 5 to 6 आवर पर डे। जो नर्स होगी 5 to 6 आवर पर डे केयर प्रोवाइड करेगी पेशेंट को। इसके बाद है हमारी कैटेगरी 4, हियर द पेशेंट हैव अ क्रोनिक इलनेस एंड क्रोनिक डिसेबिलिटी एंड पेशेंट मस्ट रिक्वायर एजेंसी सपोर्ट टू एलिवेट देयर हेल्थ एंड डेली रूटीन। तो यहाँ जो पेशेंट है उसको भी क्रोनिक इलनेस है, क्रोनिक डिसेबिलिटी है, और पहले हमने जो भी कैटेगरी पढ़ी उसमें जो भी पेशेंट थे उन्हें एजेंसी की सपोर्ट की रिक्वायरमेंट नहीं थी, लेकिन जो 4th कैटेगरी है उसमें जो पेशेंट है उसको कोई भी अपनी वर्क डे टू डे लाइफ रूटीन करने के लिए एजेंसी सपोर्ट की ज़रूरत पड़ेगी। गोल है मेंटेन देयर हेल्थ एट होम लेवल पे हम उसके हेल्थ को मेंटेन करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि उसे क्रोनिक इलनेस है तो हम उसे पूरी ज़िंदगी हॉस्पिटल में तो नहीं रख सकते, तो इसलिए हम उसे होम केयर प्रोवाइड करेंगे। ड्यूरेशन है 7 to 8 आवर्स पर डे। फिर कैटेगरी 5, here the patient with end stage of disease, the care is required for the patient palliative care and terminally ill care। तो यहाँ जो पेशेंट है उसको एक क्रोनिक इलनेस है, जो कि उस क्रोनिक इलनेस का लास्ट स्टेज चल रहा है। यहाँ पे पेशेंट रिकवर नहीं हो सकता, बट पेशेंट को हम पैलिएटिव केयर दे सकते हैं। टर्मिनली इल मतलब वो पेशेंट की अब डेथ हो सकती है कभी भी, तो उसे हम एक पीसफुल डेथ देने की कोशिश करेंगे, और उसकी जो भी पैलिएटिव केयर प्रोवाइड करेंगे उसको हम पेन रिलीफ कराएंगे। जो भी पेशेंट का डिस्कम्फर्ट है ड्यू टू डिस कंडीशन उसको हम रिलीव करने की कोशिश करेंगे। गोल है पेन मैनेजमेंट, कंफर्ट मैनेजमेंट, सपोर्टिव मेंटल एंड फिजिकल एक्टिविटीज़ टिल लास्ट ब्रेथ। मतलब जब तक पेशेंट अलाइव है तब तक हम उसका पेन मैनेजमेंट, कंफर्ट मैनेजमेंट और उसको मेंटल फिजिकल जो भी एक्टिविटीज़ हैं उनमें सपोर्ट करेंगे। ड्यूरेशन है 10 to 14 आवर पर डे। तो हमारी पांचों कैटेगरी कंप्लीट होती है। उसके बाद एक हमारा नेक्स्ट टॉपिक है पेशेंट असाइनमेंट एंड नर्सिंग केयर रिस्पॉन्सिबिलिटी। फॉर सेलेक्टिंग द पेशेंट फ्रॉम कैटेगरी देयर इज ए सिस्टम मॉडल प्रिपेयर्ड बाय सुलेमान इन 2005। तो जो हमने कैटेगरी पहले पढ़ी थी तो उसमें जो पेशेंट है उसको भी सेलेक्ट करने के लिए हमारे पास एक मॉडल है जो कि सुलेमान ने बनाया था 2005 में। अकॉर्डिंग टू दिस द नर्स लीडर कैन असीव द लेवल ऑफ स्टाफिंग नीडेड। इसमें जो नर्स लीडर होती है वो असेस करती है कि हमें किस लेवल की स्टाफ की नीडेड है, डिटरमाइन द वर्कलोड कितना है हमें, एंड रिक्वायरमेंट ऑफ द स्टाफ इन द नेक्स्ट रोटेशन। और नेक्स्ट रोटेशन जो आएगा, जो नेक्स्ट शिफ्ट आएगा तो या फिर जो नेक्स्ट रोटेशन अगला रोटेशन प्लान बनेगा उसमें हमें कितनी स्टाफ की रिक्वायरमेंट है पेशेंट की केयर करने के लिए। द सिस्टम सुलेमान क्रिएटेड इज़ कॉल्ड पेशेंट एक्यूटी कैटेगरी सिस्टम। तो सुलेमान ने जो सिस्टम क्रिएट किया था उसका नाम है पेशेंट एक्यूटी कैटेगरी सिस्टम। अकॉर्डिंग टू दिस देयर आर 3 मॉडल। हम इसके अकॉर्डिंग हमारे पास 3 मॉडल हैं। फर्स्ट है डिस्क्रिप्टिव मॉडल। अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल द नर्स गोइंग टू डिसाइड विच कैटेगरी पेशेंट शी और ही गोइंग टू टेक केयर। तो इसमें जो फर्स्ट वाला जो हमारा टाइप है, इसमें जो नर्स होती है वो खुद डिसाइड करती है कि उसे किस कैटेगरी के पेशेंट को ट्रीट करना है या किस में उसकी स्पेशलिटी है तो वो उस पेशेंट का टेक केयर प्रॉपर कर पाएगी, इसलिए। सेकेंड, चेकलिस्ट स्टाइल। Here the nurse manager going to categorize the patient based on their activity and later based on the skill of the nurse the patient categorized is described for the nurse। तो इसमें क्या होता है, जो मैनेजर होती है वो ये देखती है कि पेशेंट का लेवल ऑफ एक्टिविटी लेवल कितना है, उसके अकॉर्डिंग जो उस स्किल्ड नर्स होती है उसके अकॉर्डिंग वो उसको चूज़ करती है और उस पेशेंट के लिए असाइन करती है। फिर उसके बाद थर्ड, टाइम स्टैंडर्ड मेथड। द नर्स इन चार्ज अलॉट द पेशेंट कैटेगरी बेस्ड ऑन द शिफ्ट टाइम अलॉटेड फॉर द स्टाफ। ये लास्ट वाला जो है वो शिफ्ट के हिसाब से होता है। शिफ्ट के हिसाब से जो नर्स इंचार्ज होती है वो अलॉट करती है पेशेंट नर्स को। इसके बाद है सर्विस ऑफ नर्स टू पेशेंट इन कैटेगरीज। मतलब जो कैटेगरीज में जो नर्स असाइन हुई हैं पेशेंट को, तो उसमें जो नर्स होती हैं उन्हें क्या क्या काम करने होते हैं, जैसे कि असेसिंग इन ईटिंग। जो पेशेंट होता है अगर वो उसको बहुत ज़्यादा डिसेबिलिटीज़, अगर वो खाने में प्रॉपर मतलब खा नहीं पा रहा है अपने हाथों से, तो उसमें हमें असेस करना है। ग्रूमिंग में देखना है, ग्रूमिंग करना है पेशेंट का, एक्सरसाइज मोबिलिटी में हेल्प करना है, टॉयलेट सपोर्ट, टॉयलेट अगर पेशेंट जाए तो उसको सपोर्ट करना है। जनरल हेल्थ मेंटेनेंस, उसके हेल्थ को मेंटेन करके रखना है। हेल्थ एजुकेशन एंड टीचिंग पेशेंट, तो उसको हेल्थ एजुकेशन प्रॉपर देते रहना है और पेशेंट को टीच करना है कि उसे जो बीमारी हुई है वो क्यों हुई है, और हम उससे अगर फ्यूचर में अगर वो उस पेशेंट अगर सही हो गया तो फ्यूचर में उसको कैसे बचाव करना है कि वो बीमारी वापस ना हो। तो ये सब काम हमें करने होते हैं। इसके बाद है प्रिंसिपल ऑफ पेशेंट असाइनमेंट। फर्स्ट है टू प्रिपेयर एवरीथिंग सिस्टमेटिकली। इसका प्रिंसिपल फर्स्ट है कि जो भी सारा कुछ जो भी हम हैं सिस्टमेटिक वे में करेंगे, सिस्टमेटिक रखेंगे। उसके बाद सेकंड, इट हैज़ टू रिड्यूस एक्सीडेंट इन हॉस्पिटल। जो पेशेंट असाइनमेंट होता है उसकी वजह से जो एक्सीडेंट होते हैं वो रिड्यूस होते हैं हॉस्पिटल्स में। इट हैज़ द नर्स टू सेटिस्फाई
विथ देयर जॉब। जो नर्स होती है वो अपने जॉब से सेटिस्फाई होती है ड्यू टू पेशेंट क्लासिफिकेशन सिस्टम। टू गेन कॉपरेशन विथ अदर स्टाफ, जो अदर स्टाफ होते हैं उनका कॉपरेशन भी मिलता है नर्स को। नर्स मैनेजमेंट मस्ट प्रिपेयर शेड्यूल इन वीकली एंड मस्ट बी रिवाइज्ड एवरी डे बिफोर स्टार्टिंग देयर जॉब। जो नर्स मैनेजर होती है उसे अपना शेड्यूल हमेशा प्रिपेयर करके रखना चाहिए वीकली का, और वो अपनी जॉब पे जाने से पहले या जॉब अपनी करने से पहले उसे हमेशा उस जो बनाया हुआ है वीकली शेड्यूल उसे रिवाइज करना चाहिए। नर्स मैनेजर शुड असाइन वन टास्क टू वन स्टाफ नर्स। जो नर्स मैनेजर होती है उसे एक टास्क हमेशा एक नर्स को ही असाइन करना चाहिए या देना चाहिए। द सेम टास्क शुड नॉट बी रिपीटेड टू अनदर स्टाफ। जो सेम स्टाफ उसने जो एक नर्स को दिया वो दूसरे नर्स को नहीं देना चाहिए। इसके बाद हम पढ़ेंगे फैक्टर अफेक्टिंग पेशेंट असाइनमेंट। किन किन फैक्टर्स की वजह से जो पेशेंट असाइनमेंट होता है वो उन पर अफेक्ट पड़ता है। तो फर्स्ट है लैक ऑफ नर्सिंग रिसोर्सेज, मतलब जो नर्सिंग रिसोर्स हैं जितनी भी अगर वो नहीं है हमारे पास तो उसकी वजह से इफेक्ट पड़ेगा पेशेंट्स असाइनमेंट में। लैक ऑफ नर्सिंग स्टाफ, अगर हमारे पास स्टाफ ही नहीं है तो हम कैटेगरी में डिवाइड कैसे करेंगे पेशेंट को और किसको अलॉट करेंगे। उसके बाद थर्ड है पेशेंट कैरेक्टरिस्टिक्स। If the character of the patient is not ready to accept the care of going to provide by nurse। पेशेंट का कैरेक्टर कैसा है, अगर पेशेंट ऐसा है कि वो बोलता है कि हमें इस नर्स से केयर नहीं लेनी है तो हम उसे जबरी भी नहीं कर सकते, ज़बरदस्ती नहीं कर सकते उसके साथ। फिर है लैक ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल सपोर्ट, अगर हमें हॉस्पिटल या ऑर्गेनाइजेशन की वजह से तरफ से कोई सपोर्ट नहीं मिलेगी तो भी ये फैक्टर अफेक्ट कर सकता है पेशेंट असाइनमेंट को। उसके बाद है डिफरेंट टाइप ऑफ हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम, मतलब कि हर हॉस्पिटल में या फिर हर केयर सेंटर में अलग अलग टाइप के डिलीवरी सिस्टम होते हैं, तो उससे भी पेशेंट असाइनमेंट पे अफेक्ट पड़ सकता है। इसके बाद हम पढ़ेंगे मेथड्स ऑफ पेशेंट असाइनमेंट। फर्स्ट है केस मेथड, सेकेंड है फंक्शनल नर्सिंग मेथड, थर्ड है टीम नर्सिंग और मॉड्यूल नर्सिंग, फोर्थ है प्राइमरी नर्सिंग मेथड, फिफ्थ है केस मैनेजमेंट और लास्ट है प्रोग्रेसिव पेशेंट केयर। तो फर्स्ट मेथड है केस मेथड। इट इज़ द ओल्डेस्ट मेथड ऑफ असाइनमेंट ऑफ द पेशेंट एंड दिस मेथड इज़ फॉलोड बाय फ्लोरेंस नाइटिंगेल। केस मेथड जो है वो सबसे ओल्डेस्ट मेथड है पेशेंट असाइनमेंट का, जो कि फ्लोरेंस नाइटिंगेल जो थी वो भी फॉलो करती। According to this method, one nurse provides total care and responsibilities of the patient throughout a period of one shift in a day। तो इस मेथड के अकॉर्डिंग ये बताया गया है कि जो एक नर्स होगी वो पेशेंट को टोटल केयर प्रोवाइड करेगी और उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी पेशेंट की, मतलब नर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी टोटल केयर प्रोवाइड करने की उस पेशेंट को थ्रू आउट द डे, मतलब कि जब तक उस नर्स की शिफ्ट है। जैसा कि अब हॉस्पिटल में फॉलो होता है, एक शिफ्ट में जो एक नर्स होती है वो एक पेशेंट को टोटल केयर प्रोवाइड करती है। फिर इसमें एग्जांपल दिया गया है होम नर्स का, कि जो होम नर्स होती है वो 24 आवर्स एक पेशेंट के साथ होती है और उसे केयर प्रोवाइड करती है, कंप्लीट केयर प्रोवाइड करती है उस पेशेंट को। तो ये एक एग्जांपल है। तो हम पढ़ेंगे कैरेक्टरिस्टिक ऑफ केस मेथड। फर्स्ट है द मेथड प्रोवाइड कॉम्प्रहेंसिव हेल्थ केयर टू द पेशेंट। कॉम्प्रहेंसिव हेल्थ केयर मीन्स इंक्लूडिंग एवरीथिंग, मतलब जितना हो सके उसको केयर प्रोवाइड करेगी, मतलब हर एक तरीके का केयर उसे प्रोवाइड करेगी। होलिस्टिक अप्रोच का मतलब ऑल ओवर, जैसे फिजिकल, मेंटल, सोशल, स्पिरिचुअल, जितने भी तरीके का अप्रोच है होलिस्टिक अप्रोच मतलब ऑल ओवर, पूरे तरीके से इंक्लूडिंग एवरीथिंग उसका केयर प्रोवाइड करेगी। फिर उसके बाद असाइनिंग द पेशेंट इज़ अ सिंबल ऑफ डेवलपिंग ऑटोनॉमी विद पेशेंट एंड फैमिली। तो जो नर्स होगी जो एक असाइन हुई रहती है किसी पेशेंट के लिए, तो वो जो नर्स होती है वो खुद डिसीजन ले सकती है कि पेशेंट के लिए क्या अच्छा है और क्या ख़राब है रिगार्डिंग देयर हेल्थ कंडीशन। इसके बाद हम पढ़ेंगे ऑर्गेनाइजेशन ऑफ केस मेथड। तो फर्स्ट है रोल ऑफ नर्स मैनेजर। द नर्स मैनेजर शुड कीप इन देयर माइंड वेन एवर असाइनिंग नर्स इन दिस मेथड द नर्स मस्ट बी स्किल ट्रेंड टू टेक केयर ऑफ द पेशेंट इन ऑल द एस्पेक्ट। द नर्स मैनेजर शुड आइडेंटिफाई द कम्युनिकेशन स्किल ऑफ द नर्स। तो इसमें जो नर्स मैनेजर होती है जो पेशेंट असाइन करती है किसी भी नर्स को, तो उसे अपने माइंड में यह ध्यान रखना चाहिए जो हम नर्स असाइन कर रहे हैं वो एक स्किल और ट्रेंड नर्स होनी चाहिए जो कि पेशेंट का पूरे ऑल एस्पेक्ट से केयर कर सके। द नर्स मैनेजर शुड आइडेंटिफाई द कम्युनिकेशन स्किल ऑफ द नर्स। जो नर्स मैनेजर होती है उसे ये भी देखना चाहिए कि जो नर्स है उसकी कम्युनिकेशन स्किल कैसी है। अरेंजिंग इन सर्विस एजुकेशन एंड कंटिन्यू एजुकेशन टू अपडेट देयर नॉलेज। और जो नर्स मैनेजर होती है उसे समय समय पर जो इन सर्विस एजुकेशन जो होती है वो देते रहना चाहिए, कंटिन्यू करना चाहिए ताकि जो नर्स है उसके नॉलेज में अपडेट हो। उसके बाद है स्टाफ नर्स रोल।
द नर्स मस्ट बी डेडिकेटेड टू प्रोवाइड हॉलिस्टिक केयर टू द पेशेंट। जो नर्स होनी चाहिए वो मतलब डेडिकेटेड होने चाहिए अपनी ड्यूटी के रिगार्डिंग और पेशेंट केयर के रिगार्डिंग, वो उसको हॉलिस्टिक केयर प्रोवाइड करेगी, जैसे ऑल ओवर, जैसे फिजिकल, मेंटल, सोशल, इमोशनल, स्पिरिचुअल, ये होता है हॉलिस्टिक केयर। फिर है असाइनमेंट ऑफ द पेशेंट कॉन्टिन्यू ऑब्जर्वेशन। तो जो नर्स होगी वो पेशेंट का कॉन्टिन्यू ऑब्जर्वेशन करेगी। टीचिंग ऑफ द पेशेंट एंड फैमिली टू फॉलो सम बेसिक लाइफ स्टाइल एंड डाइट। जो नर्स होगी वो पेशेंट और फैमिली दोनों को टीच करेगी कि उन्हें हेल्दी डाइट लेनी चाहिए और हेल्दी लाइफ स्टाइल को फॉलो करना चाहिए ताकि वो डिजीज़ से प्रिवेंट कर सकें। तो हम पढ़ेंगे केस मेथड में कुछ मेरिट्स और डीमेरिट्स। तो फर्स्ट है मेरिट, नर्स कैन अटेंड द कंप्लीट नीड ऑफ पेशेंट। जो नर्स होती है वो पेशेंट का कंप्लीट नीड्स पूरा कर सकती है, यह है फर्स्ट मेरिट। सेकंड, क्लाइंट डेवलप रेपोर्ट एंड इंटरेक्शन विथ नर्स। जो क्लाइंट होता है वो और जो नर्स होती है उन दोनों के बीच में इंटरेक्शन डेवलप होता है। और रेपोर्ट का मीन्स होता है कि तालमेल। क्लाइंट डेवलप ट्रस्ट विद द नर्स। जो क्लाइंट होता है वो ट्रस्ट करता है नर्स पे। क्लाइंट में फील मोर सिक्योर ऑन द केयर ऑफ नर्स। जो क्लाइंट होता है उसको भरोसा होता है कि नर्स हमें अच्छा केयर प्रोवाइड करेगी। फैमिली एंड फ्रेंड्स ऑफ द क्लाइंट इज़ मोर क्लोज विद द नर्स। जो फैमिली और फ्रेंड्स होते हैं क्लाइंट के वो नर्स के क्लोज हो जाते हैं, वो भी उस पर ट्रस्ट करते हैं। ये है मेरिट्स के बाद आता है डीमेरिट्स। तो इसमें इफ़ द नर्स इज़ इनएडिक्वेट ट्रेंड द नर्स कैन नॉट अटेंड द कंप्लीट नीड ऑफ पेशेंट। तो इस जैसे हमने फर्स्ट मेरिट्स में पढ़ा कि जो नर्स होती है वो कंप्लीट नीड ऑफ द पेशेंट मतलब पूरा करती है नीड्स को, लेकिन अगर नर्स जो है इनएडिक्वेटली ट्रेंड है, अगर वो अच्छी तरीके से ट्रेंड नहीं है तो वो नर्स जो है वो पेशेंट के जो केयर है वो नहीं दे पाएगी, उसके नीड्स को कंप्लीट फुलफिल नहीं कर पाएगी। इट इज़ कॉस्ट इफ़ेक्टिव। ये जो केस मेथड है वो कॉस्ट इफ़ेक्टिव है, मतलब कि एक्सपेंसिव है कॉस्ट में। If the patient is severely sick and nurse has lack of knowledge that can leads to complication of the patient। तो इसमें वही बताया गया कि जो नर्स अगर वो inadequately trained है तो अगर जो पेशेंट है उसके कोई सीवियर कॉम्प्लिकेशंस हो जाते हैं तो नर्स को उसके बारे में अगर नॉलेज नहीं है तो वो उसे ट्रीट नहीं कर सकती है। तो इससे की वजह से पेशेंट की जो कंडीशन हो सकती है वो और भी सीवियर हो सकती है। of proper communication with patient and family leads to lack of trust with nurse। जो नर्स होती है अगर उसका कम्युनिकेशन स्किल अच्छा नहीं है तो वो पेशेंट और फैमिली जो होते हैं उन पे ट्रस्ट नहीं कर पाते, नर्स पे ट्रस्ट नहीं कर पाते हैं।